तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल 1 है हमारा अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। फर्स्ट मॉड्यूल में स्किप कर रही हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक सो उसकी ज्यादा आपको कोई जरूरत पड़ेगी। तो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन से शुरू कर रहे हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है आप लोगों को कि जो फर्स्ट मॉड्यूल है आपका एक बार रीडिंग जरूर ले लेना बेटा उसको आज। ठीक है, क्लियर? यस। क्योंकि आपके एमसीक्यू बेस्ड है तो कई बार कुछ एमसीक्यू कहीं से भी डाल देते हैं। उसके लिए सिर्फ एक आपकी फर्स्ट मॉड्यूल की रीडिंग जरूर ले लेना ताकि कुछ आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्या हैं आप बताइए मुझे। प्रिंसिपल्स आपने पढ़े होंगे। The responsibility of discipline of accounting is provide financial information to the users। देखो सबसे पहले ना हर सब्जेक्ट को उसके मैटर को हमें समझना होता है कि हम क्यों ये कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारी जो अकाउंटिंग है, जो हम डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है हमारी अकाउंटिंग की ब्रांच है। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्यों सीखते हैं, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कल को हम कंपनीज में करेंगे भी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना यूजर्स को। ठीक है, ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं हम कि हमारी कंपनी ने पूरे साल में क्या कमाया, क्या गवाया। तो वो हमारी एक रिपोर्ट जो है वो यूजर्स के लिए तैयार करते हैं। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, वो हम किसके लिए बनाते हैं? यूजर्स के लिए। और वो यूजर्स कौन है हमारे? बताओ कौन है यूजर्स? पता है आप लोगों को, किसी को? मैम इन्वेस्टर्स। यस, इन्वेस्टर्स। और बताइए। स्टेक होल्डर्स। वेरी गुड, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर में सब आ जाते हैं मैम बेटा। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, गुड। और गवर्नमेंट पब्लिकली। यस। तो देखो बच्चे, आपने जैसे कहा इन्वेस्टर, इन्वेस्टर में भी हमारे, हाँ जी बच्चे, देखो यूजर्स बहुत सारे होते हैं, इन्वेस्टर भी दो तरह के होते हैं। एक जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, और एक होते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर जो कि सोच रहे हैं कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दें। दूसरा आपने कहा क्रेडिटर, बिल्कुल ठीक है। स्टेक होल्डर में तो सारे ही आ जाते हैं, डेटर, क्रेडिटर, सप्लायर, गवर्नमेंट, बैंक, पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, जितने भी लोग रिलेटेड होते हैं उस कंपनी से वो सब आ जाते हैं। उन्हीं के लिए हम सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, यूजर्स के लिए। और इस पर्पस के लिए हमें अपने रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं। किस चीज के रिकॉर्ड रखते हैं हम? ट्रांजैक्शंस के। किस चीज की रिकॉर्डिंग करते हैं हम? जर्नल किस चीज की करते हैं? ट्रांजैक्शन की। ठीक है, क्लियर? यस मैम। जब आप जर्नल बनाते हो तो क्वेश्चन में ऊपर लिखा होता है ना कि ट्रांजैक्शंस ये हैं हमारी। ठीक है, और प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, जो हम रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, सारा जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो बेसिकली हम अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं। मे बी प्रैक्टिस डिफरेंट बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ये ठीक है कि ऐसा हो सकता है कि रिकॉर्ड को रखने का तरीका हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग हो सकता है। कोई फिजिकल रखता है, कोई सॉफ्ट कॉपी रखता है, कोई किस तरह से रखता है, कोई किस तरह से रखता है। और जैसे आप अपने घर में अपना सामान ऑर्गेनाइज करते हो तो अलग अलग तरीके से सब घरों में ऑर्गेनाइज होता है। आप लोग बुक्स ऑर्गेनाइज करते हो, आपके पास, सबके पास बुक्स के लिए जगह होगी अपने रूम में, तो आप अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली बुक्स तो वही है ना सबकी। ठीक है, लेकिन अब हमें सबकी चीजों में यूनिफॉर्मिटी लानी है, कंसिस्टेंसी लानी है। क्योंकि अगर हम ये दो वर्ड याद कर लेना, इंश्योर करना है हमें यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन रिकॉर्ड कीपिंग। क्योंकि सब लोग अलग अलग तरह से करेंगे, और जब हम उसकी अपने यूजर्स को जब वो देंगे, प्रेजेंट करेंगे, अगर सब लोग अपने अपनी तरह से करने लगेंगे तो जो लोग अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं उनको वो चीजें समझ नहीं आएंगी कि हम क्या दिखा रहे हैं उनको।
उस चीज में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और कंसिस्टेंसी लाने के लिए, ये दो वर्ड याद रखने हैं हमने, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये वर्ड नोट कर लिया करो या हाईलाइट कर लिया करो जो मैं बोलती हूँ, ये आपके एमसीक्यूज में बहुत काम आने वाले हैं। उसके लिए हमें अकाउंटिंग प्रोफेशन को डेवलप करना पड़ा ताकि सब लोग एक ही तरह से काम करें, और जब रिपोर्ट्स दें तो यूजर्स को दिक्कत ना आए समझने में, सबके काम एक जैसे हों और कंसिस्टेंसी हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि कभी हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, कभी हम किस तरीके से। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक ही तरीके से काम करना। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोफेशन को डेवलप किया गया, इसके रूल्स बनाए गए, इसके कन्वेंशन बनाए गए, इसके स्टैंडर्ड्स बनाए गए, प्रोसीजर्स बनाए गए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बनाई गई यूनिवर्सली, जिसको हम गैप बोलते हैं। देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाई गई। इन सबको मिला के इसके कॉमन सेट ऑफ रूल्स, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड, प्रोसीजर, क्या क्या चीज आ रही है देखो, वर्ड्स याद रखो, रूल्स, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर। इन सबको मिलाते हैं जब, तो हमारा क्या बनता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम गैप बोलते हैं। ठीक है, और ये सब क्यों बनाए गए, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके, कंसिस्टेंसी आ सके बुक कीपिंग के रिकॉर्ड में, ताकि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करें अपने यूजर्स को, वो सब एक जैसी हो, अलग अलग ना हो। क्लियर है? पता चल गया कि Yes, गैप ma'am. क्या है और उसको हम क्यों यूज करते हैं? Yes, ma'am. गुड। नेक्स्ट है हमारा, द गैप इंडिकेट हाउ टू रिपोर्ट इकोनॉमिक इवेंट्स एंड दस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन ड्राफ्टिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब गैप का क्या काम है, जो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ये क्या क्या हमें बताता है, ये हमें गाइड करता है कि किस तरह से हमें अपने इकोनॉमिक इवेंट का मतलब होता है जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको किस तरह से हमें रिपोर्ट करना है, किस तरह से हमें ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से हमें ड्राफ्टिंग करनी है अपने फाइनल अकाउंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ताकि हमारे यूजर्स उसको समझ सकें। They are to followed by organizations so that the users of accounting information have an optimum level of consistency। अब ये सब फॉलो करने पड़ते हैं, गैप जो प्रिंसिपल्स है सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, वो रूल्स, वो कंसेप्शंस, वो कन्वेंशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, ताकि जो यूजर्स हैं वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी उनको मिले, यानी कि एक जैसी स्टेटमेंट हर बारी मिले, ताकि वो उसको समझ सकें, उसको यूज कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। नहीं तो वो समझने में ही लगे रहेंगे तो फिर कैसे उसको एनालाइज कर पाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगी। अगर आप किसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना दो तो समझ ही नहीं आएगी, तो वो कैसे समझेंगे, फिर फायदा क्या उनको रिपोर्ट देने का। अगर हम किसी को रिपोर्ट दे रहे हैं और उसको समझ ही ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो रिपोर्ट एक जैसी हो। पुराने टाइम में अगर आप देखो सब लोग बही खाते बनाते थे। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा ये चीज ना रिकॉर्ड कर लो कि क्या क्या आपने काम किए एक महीने के अंदर, कितने खर्चे किए आपने और कितनी आपको पॉकेट मनी मिली, तो सोचो आप सब अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करोगे, और जब वो मुझे दोगे तो मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सबने अपने अपने तरीके से रिकॉर्डिंग की हुई है, तो एक यूजर कैसे उसको समझ पाएगा। इसलिए उस चीज को कंसिस्टेंसी लाने के लिए एक जैसा, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी वर्ड आपको याद रखना है, ये लाने के लिए गैप प्रिंसिपल्स लाई गई। सच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम रिसर्च। अब ये ऐसे ही नहीं बन गए, पूरी रिसर्च हुई इसके ऊपर भी, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट किया गया, और फिर रेगुलेशंस की प्रोनाउंसमेंट हुई। रेगुलेटर्स होते हैं जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, उन्होंने ये सब प्रोनाउंस किया, यानी कि अप्रूव किया। इन इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हर एक कंट्री के अपने अपने रूल्स हैं, लेकिन ज्यादातर वहां भी यूनिफॉर्मिटी आ रही है क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस होने लगा है। लेकिन इंडिया में जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेस पे बनती हैं, और हमारे यहाँ इंडिया में रेगुलेटरी यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है,
ये आपको पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो सीए वाली इंस्टीट्यूट है, हमारी सिस्टर कंसर्न है, वो इशू करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया के अंदर। एंड द लॉ लेड डाउन इन द रिस्पेक्टिव एप्लीकेबल स्टेटस लाइक शेड्यूल 3 टू द कंपनी एक्ट। और वो किस लॉ को फॉलो करती है? जो हमें फॉर्मेट दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो हमें कंपनी एक्ट 2013 में दिया हुआ है, उसके शेड्यूल 3 में। और सभी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है उसको फॉलो करना। बात समझ आ गई आपको? अब सारी समरी क्या निकली हमारी पूरे पैराग्राफ की, कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर रूल्स भी आ जाते हैं, कन्वेंशन भी आ जाती हैं, स्टैंडर्ड भी आ जाते हैं, प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं, जो इसलिए बनाए गए ताकि सभी की रिकॉर्ड मेकिंग में यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी आए। और हमारे यहाँ पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, और शेड्यूल 3 के ऑफ कंपनी एक्ट्स के हिसाब से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। ठीक है। अब बात आती है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जैसे हमने कहा गैप के अंदर सब कुछ आ जाता है, तो हमारी तीन चीजें आई यहाँ पर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स अलग चीज है, कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट एक अलग चीज, एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। तीन वर्ड हम पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। तीन अलग अलग चीजें हैं जो हमने पढ़नी है। लेकिन वो यहाँ पर आप इस लाइन में देखो, बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल जो है वो मेन कंटेंट है, और प्रिंसिपल्स को दो भागों में स्प्लिट किया गया। एक पार्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट और दूसरा पार्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो ये लाइन आपकी फोकस करने वाली है। आप लोगों को समझ आ गई तीनों की रिलेशन? ठीक है। हाँ जी बच्चे। यस मैम। Good. Accounting principles are basic rules which act as primary standard of recording business transactions, maintaining books of accounts. तो ये हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब प्रिंसिपल्स हैं कि किस तरह से हमने अपनी रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शंस को। दे प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर साइंटिफिक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। देखो पता है क्या होता है, हर चीज का ना प्रोसीजर होता है। जैसे हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो हर तरीका, आप लोग आजकल यूट्यूब पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, हर चीज की रेसिपी अलग अलग तरीके से बताई होती है, कंटेंट्स वही होते हैं, तरीका अलग अलग होता है। तो इसी तरह प्रोसीजर्स अलग अलग होते हैं। लेकिन अब अगर हर बंदा अपने प्रोसीजर से बनाने लगे तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकल के सामने आएंगी। और हमें तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी लानी है, इसलिए उनको एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि इसी तरह से ही आपको काम करना है और किसी प्रोसीजर से काम नहीं करना है। तो यही प्रिंसिपल्स हैं जो हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं, जो हमें गाइडेंस देते हैं कि आपको किस तरह से काम करना है, किस प्रोसीजर से आपको अपने रिकॉर्ड्स रखने हैं, अकाउंटिंग करनी है। दे गाइड अस टू हाउ द ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। अब ये हमारे लिए गाइड है, प्रिंसिपल्स क्या हमारे लिए गाइड है, हमारी सपोर्ट है, हमें बताते हैं कि हम किस तरह से कहीं हम फंस जाएं, कि हमें अपनी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है और उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है अपने यूजर्स को। फिर बात वही आती है कि किस चीज की इंश्योरिटी करते हैं ये, कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और एक वर्ड और आ गया आपके पास, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि जिन यूजर्स को हम परोस रहे हैं, वो चीज हम दे रहे हैं अपनी स्टेटमेंट, वो उसको अंडरस्टैंड भी करें, उनको समझ भी आए वो, ना कि हम सिर्फ दे दें और बस काम खत्म। So, accounting principles are accepted as such if they happen to be objective। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, ये उसके करैक्टरिस्टिक्स आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यूजेबल होने चाहिए प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर, रिलायबल होने चाहिए, ऐसा ना बना देना हम कि जो प्रैक्टिकली ना हो, फिजिबल होने चाहिए जिसको हम अप्लाई कर सकें, ज्यादा खर्चा ना आए, और कंप्रीहेंसिबल होने चाहिए ताकि सब कुछ समझ आ जाए। ये करेक्टरिस्टिक्स आप रीड कर लेना। बाकी फिर मैंने बेसिक आपको बता दिया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। ठीक है। अब हमारे फिर वो दो पार्ट क्या हैं, कंसेप्ट और कन्वेंशन। कंसेप्ट कौन कौन से हैं हमारे, सबसे पहले हमने वो याद करने हैं। एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट,
periodicity concept, money measurement concept, actual accrual concept, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट एंड कॉस्ट कंसेप्ट। ये आपको याद करने हैं बेटा, ये आपको नोट्स में लिखने हैं याद करके कि कंसेप्ट कौन कौन से हैं। कोई भी कंसेप्ट को आपने भूलना नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें आपने नोट करनी है, कुछ छुड़वाऊंगी भी लेकिन कुछ नोट भी करवाऊंगी। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट है क्या? रेफर टू द assumptions, बेसिकली दीज आर द assumption एंड कंडीशंस जो हमारे पैरामीटर को डिफाइन करती हैं, एंड कॉन्स्टेंट्स विद इन विच द अकाउंटिंग ऑपरेट्स। एक लिमिट, जैसे लक्ष्मण रेखा है कि हमें इससे बाहर नहीं जाना है, हमारा पैरामीटर है, जैसे हम कहते हैं ना हमारे घर का दायरा है, उसके बाहर वो हमारा नहीं है। इसी तरह ये कंसेप्ट जो है हमारे लिए एक दायरा बनाते हैं, पैरामीटर बनाते हैं, कांस्टेंट बनाते हैं, जिसके अंदर रह के हमें काम करना है, उसके बाहर हमें नहीं जाना है। दे ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फाउंडेशन है, क्योंकि दो पार्ट है, कन्वेंशन एंड कंसेप्ट। तो जो कंसेप्ट है वो उसकी फाउंडेशन है। एंड इंश्योर करते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल फैक्ट्स एज साउंड बेस एंड लॉजिकल कंसिडरेशंस। तो हमने जो भी अपनी रिकॉर्डिंग की है अपने फैक्ट्स को, वो लॉजिकली की है। और ये कंसेप्ट के नाम आपको याद करने हैं। एक तो ये याद रखना है कि ये फाउंडेशन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, ये वर्ड याद रखना है। दूसरा, ये हमारे पैरामीटर्स हैं, हमारी लिमिटेशन, हमारी कांस्टेंट है, जिसके बारे हमें नहीं जाना है। और तीसरा, आपने इसके नाम याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब वो क्या थे हमारे, अभी हमने पढ़ा था ना, फाउंडेशन थे हमारे, फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यही था ना हमारे कंसेप्ट के लिए वर्ड। ठीक है। कन्वेंशन, कन्वेंशंस जो है ये हमारे कस्टम्स हैं, हमारे मेथड्स हैं, हमारे प्रोसीजर्स हैं, हमारी गाइडलाइंस हैं। कस्टम, मेथड, प्रोसीजर, गाइडलाइंस, ये वर्ड आपने यूज करना है कन्वेंशंस के लिए। दैट आर एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। वो तो हमें पैरामीटर बताते हैं ना कि हमें इससे बाहर नहीं जाना है। ये हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताएंगे कि हमने किस तरह से प्रैक्टिकली काम करना है, किस प्रोसीजर से करना है, किस मेथड से करना है। दीज आर वाइडली एक्सेप्टेड, सब लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। एंड द कॉमन प्रैक्टिसेस which are used as guidelines when recording the transaction। ये उस वक्त काम आएंगी जब आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, तब आपको गाइडलाइन पता चलेगी कि हमने इसको कैसे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। Accounting conventions are necessary part of accounting profession since they result in transaction being recorded in the same way by multiple organizations. This allow for reliable comparison of financial facts and figures. However, accounting conventions may change over a period of time. ये change भी हो सकती हैं conventions, thus reflecting shifts in general opinion and practice dealing of। मतलब इतना ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, बेसिकली यहाँ पर ये याद रखना है कि कस्टम, मेथड, प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस हैं। ठीक है। और दूसरा, कन्वेंशंस के नाम आपको याद रखने हैं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी एंड फुल डिस्क्लोजर, चार ही कन्वेंशन है हमारी। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने हैं। अब हम अलग अलग कंसेप्ट्स पे आते हैं, जो हमने ऊपर कंसेप्ट्स पढ़े थे। पहला कंसेप्ट था एंटिटी कंसेप्ट। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगी क्योंकि आप लोगों ने ये शायद पहले पढ़ा भी होगा। एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है अपने ओनर से, उस पर्सन से जो उसका ओनर है। ओनर अलग है, मैनेजमेंट अलग है, और बिजनेस एंटिटी दोनों से ही अलग है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दिस कंसेप्ट assume that organization and business owners are two independent entities। बिजनेस के ओनर अलग है और बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है, जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। Hence, the personal transaction of its owner is different from transaction of the organization। अगर ओनर की ट्रांजैक्शन है तो उसको हम बिजनेस में नहीं डालेंगे। अगर आपने इंडिविजुअल पढ़ा है, अकाउंटिंग आपने पहले पढ़ी ही है, उसमें जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस की पेमेंट करते हैं ओनर की, तो उसको ड्राइंग्स में डालते हैं। वो इसीलिए डालते हैं कि ओनर अलग है और हमारा बिजनेस अलग है। वो ओनर का खर्चा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है लाइफ इंश्योरेंस। इनकम टैक्स भी ओनर का खर्चा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसलिए इन दोनों को ड्राइंग्स में डाला जाता है।
Application of this concept enable recording the transactions between entity and its owners or other stakeholders. The entity concept require that all transaction are been viewed, interpreted, recording from the organization. अगर कोई भी आपको ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको उस ट्रांजैक्शन को इस तरह से देखना है कि इसमें एंटिटी का रोल क्या है, ना कि ओनर के रोल को देखना है। इफ ओनर ओनर जैसे मैंने आपको बोला अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे करता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया लाइफ इंश्योरेंस एंड इनकम टैक्स, तो फिर हम उसको ड्राइंग्स में डालेंगे, उसको हम बिजनेस एंटिटी के खर्चे में नहीं डालेंगे। ठीक है, अब आते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? ये हमारी एजम्पशन है। हम ये जो भी काम करते हैं, जब भी हम ट्रांजैक्शन को एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं किसी ट्रांजैक्शन को, तो हम ये मानकर कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते कि हमारा बिजनेस इसी साल चलेगा, अगले साल बंद हो जाएगा। ये हमारी एजम्पशन रहती है कि ये इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा। This simply means that every concern has its continuity of life unless there is a good evidence of on the contrary। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है कि मान लो हमारा बिजनेस बंद हो सकता है, हमने एप्लीकेशन दी हुई है उसकी इंसॉल्वेंसी के लिए या फिर बंद करने के लिए, या किसी क्रेडिटर ने दे रखी है या लिक्विडेट के लिए, तो फिर तो एविडेंस हो गया कि बंद हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है ऐसा कोई एविडेंस, तब तक हम ये मानेंगे कि ये इंडेफिनेट पीरियड के लिए चलता ही रहेगा। Accountant assume that an organization is a going concern. The concept enable the accountant to carry forward the value। और इस going concern की वजह से ही हम अपनी assets और liabilities की value को 1 year से लेकर अगले accounting period में carry forward करते हैं, लेके जाते हैं, without asking question about usefulness and worth of assets and recoverability of receivables। वो कहते हैं कि हम कभी पूछते हैं, हम कहते हैं कि इसको क्या रेलिवेंट है, हम बैलेंस शीट में बना रहे हैं, अगले साल लेके जा रहे हैं क्या, वो तो चलता ही रहता, हम साल बंद ना करते उसको। लेकिन हम करते हैं ना, उसको हर साल क्लोज करते हैं ना, फिर नए साल में दोबारा उसको शुरू करते हैं। समझे या नहीं? जो हमारी बैलेंस शीट बनती है ना, वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे ही बनती है। समझ आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो मैम। गुड। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि हमारी लाइफ तो इनडेफिनेट है, हमें नहीं पता, इनफाइनाइट लाइफ है, कब तक हमारी कंसर्न चले, लेकिन उस लाइफ को हम छोटे छोटे पीरियड में स्प्लिट कर देते हैं और वो इक्वल ड्यूरेशन होती है। वो इक्वल ड्यूरेशन हमारी क्वार्टर भी हो सकती है, हाफ ईयर भी हो सकती है, और 1 year भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर हम 1 year ही लेते हैं, साल के बाद ही हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। पर आजकल बनने लगी है क्वार्टरली भी, हम उसको पब्लिश नहीं करते लोगों के लिए, लेकिन बनती हैं। ठीक है, ताकि हम उसके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स निकाल सकें, स्पेसिफिक पीरियड में क्या हमने कमाया, क्या गवाया, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी दिखा सकें। नेक्स्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी, हम सिर्फ उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हमारी मनी टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती है। जो एक्सप्रेस नहीं हो सकती उसको हम अपने बुक कीपिंग में या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं ला सकते। ठीक है, एडवांटेज क्या है कि डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शन जो है वो होमोजीनियस बन जाती हैं, क्योंकि कुछ भी हो हम उसको मनी में ट्रांसफर करते हैं। मनी क्यों है? मनी क्या है? हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है, कॉमन वैल्यू बन जाती है, तो सब एक जैसी हो जाती हैं हमारी ट्रांजैक्शंस। अब बिजनेस में ऑन 3 लाख कैश, 1500 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल, 10 व्हीकल, 3 कंप्यूटर। अब क्या इसमें कुछ कॉमन है? होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि कैश अलग चीज है, 1500 किलो रॉ मटेरियल अलग अलग चीज है, 10 व्हीकल व्हीकल में आ गया, 3 कंप्यूटर आ गए। इसको आप कॉमन डिनोमिनेटर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम कैसे करेंगे? हम 15 किलोग्राम रॉ मटेरियल की वैल्यू निकालेंगे कि ये कितने रुपीस की बनती है, 10 व्हीकल्स की वैल्यू निकालेंगे। कभी भी हम बैलेंस शीट में 10 व्हीकल तो नहीं लिखते एसेट्स में, हमेशा व्हीकल्स की वैल्यू लिखते हैं ना, अमाउंट में लिखते हैं ना, मनी में लिखते हैं ना। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह यस से मैम। हम
हम सभी चीजों को मनी में मेजर करके लिखेंगे। हम बैलेंस शीट में ये नहीं लिखेंगे 3 कंप्यूटर है हमारे पास, हम कंप्यूटर की वैल्यू लिखेंगे, कितने के हैं वो कंप्यूटर। अनलेस ईच ऑफ दीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, हम एसेट्स को नहीं बता सकते कि कितनी एसेट्स है बिजनेस के पास, तो इसलिए हमें सबको मनी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। When expressed in common measurement of money transactions could be added and subtracted to find out combined effect. However, the limitation of this concept is that only absolute value of money is considered, whereas real value fluctuate करती है time to time. अब इस concept की limitation भी बता दी उसने आपको, नुकसान भी बता दिया। नुकसान क्या है कि मैंने 10 कंप्यूटर ले लिए और वो कंप्यूटर मेरे मान लो 10 लाख के आए हैं या 8 लाख के आए हैं, मैंने मैंने उनकी वैल्यू कर दी 8 लाख, तो लेकिन अब मान लो अगले साल उसकी वैल्यू बढ़ गई, मार्केट में कंप्यूटर महंगे हो गए, तो मैं तो 8 लाख ही दिखाऊंगी ना। उसकी वैल्यू तो फ्लक्चुएट होती रहती है ऊपर नीचे, चाहे आपने मशीन खरीदी, चाहे कंप्यूटर खरीदे, चाहे व्हीकल खरीदे, लेकिन हमने तो जो वैल्यू अपने रिकॉर्ड कर दी उसी पे दिखाएंगे ना, हम तो नहीं चेंज करेंगे टाइम टू टाइम। समझ आई आपको ये बात? हाँ। यस मैम। नेक्स्ट है यस मैम। हमारा, अब वो वैल्यू मार्केट में क्यों चेंज होती है? इन्फ्लेशन की वजह से भी, या एक्सचेंज रेट होता है फॉरेन करेंसी में अगर आपने फॉरेन से कुछ खरीदा है। नेक्स्ट है हमारा एक्रीवल कंसेप्ट। एक्रीवल कंसेप्ट ये कहता है कि हमें बोथ क्रेडिट एंड कैश दोनों ट्रांजैक्शन को अपनी रिकॉर्डिंग में लेके आना है, रिकॉग्नाइज करना है। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर दी, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल कर दी तो हम उसको लिखेंगे ही नहीं, हम क्रेडिट को भी लिखते हैं ना। तो एक्रीवल कंसेप्ट यही कहता है, अगर हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं तो वो कैश कंसेप्ट होता है, लेकिन हम तो आपने देखा होगा जर्नल बनाई होगी आप सबने, तो कैश ट्रांजैक्शंस को भी लिखते हैं और क्रेडिट को भी लिखते हैं। तो दिस इज अवर एक्रीवल कंसेप्ट। इन केस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, ओनर जो है इफेक्टिवली इधर हमारी एक एंट्री कैश की हो जाती है या फिर डेबिट में या क्रेडिट में, या हम रिसीव करते हैं या पे करते हैं। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमारी ऑब्लिगेशन तो बन जाती है लेकिन हम उसको पे नहीं करते। व्हेन क्रेडिट ट्रांजैक्शन exist which is generally in case revenue are not same as such, cash receipts and expenses are not same as cash paid during the year। ठीक है, रेवेन्यू हमारी सेम नहीं होती है, रेवेन्यू का मतलब है कैश कलेक्टेड सेम नहीं है, क्योंकि देखो आपने क्रेडिट सेल करी तो आपके पास कैश तो आया नहीं, सेल तो बढ़ गई, कैश नहीं आया ना। ठीक है, समझ आइए आपको? इसी तरह कुछ खर्चे आपके आउटस्टैंडिंग है, आपने नहीं पे किए, तो वो भी आपके कैश पे नहीं हुए, तो इसलिए हमारा रेवेन्यू सेम नहीं होता है, कैश और रेवेन्यू मैच नहीं करता है। सेल हुई मान लो मेरी 10 लाख की, कैश आया मेरे पास 8 लाख, तो मैच नहीं कर रहा ना दोनों, लेकिन सेल तो हुई है ना 10 लाख की, मैं अपनी जो रिकॉर्डिंग करूंगी सेल की वो 10 लाख की करूंगी, जबकि कैश दिखाएगा मेरे पास आया 8 लाख, तो डिफरेंस रहेगा हमेशा एक्रीवल कंसेप्ट की वजह से। ड्यूअल कंसेप्ट क्या कहता है? ड्यूअल कंसेप्ट क्या कहता है? डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, हमें जितना डेबिट की ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है उतना ही क्रेडिट की करनी है। दिस कंसेप्ट प्रोवाइड द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। दिस एम्प्लाई दैट ट्रांजैक्शन इज दैट इज रिकॉर्डेड अफेक्ट टू और मोर अकाउंट्स ऑन देयर रिस्पेक्टिव अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, ना तो कम ना ज्यादा। Hence transaction should be recorded at least 2 अकाउंट, और कम से कम 2 अकाउंट जरूर होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि कंबाइंड एंट्री में हम करते हैं ना कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू डेटर, समझे? तो उसमें 3 चीजें आ गई, लेकिन 2 तो चाहिए ही चाहिए, एक एंट्री कभी अपने आप में पूरी नहीं होती है, एक डेबिट एक क्रेडिट चाहिए। ठीक है, क्लियर? जैसे आपने यस मैम। सामान खरीदा और कैश पे किया तो आप एंट्री क्या करोगे? परचेजेस डेबिट टू कैश। उसमें ड्यूअलिटी कंसेप्ट के बेस पे आपकी इक्वेशन बनती है, अकाउंटिंग इक्वेशन हम जिसको बोलते हैं, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द सेम टाइम एट विच दे आर इनकर्ड। इस बात को समझो, इस लाइन को समझो,
वो ये कहता है कि आपकी जो मैचिंग कंसेप्ट आपको ये बताता है कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आपकी जिस साल की हैं उसी साल में मैच होनी चाहिए, जिस साल में वो हो रही हैं। आपने उसको अलग अलग नहीं करना है। कैसे? जैसे मान लो मैंने किराए पे एक शोरूम लिया और जनवरी से दिसंबर तक मेरा साल चलता है। मैंने अक्टूबर तक का किराया दे दिया और नवंबर और दिसंबर का किराया नहीं दिया। ठीक है। अब मैं अपने प्रॉफिट को अच्छा दिखाना चाहती हूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं नवंबर और दिसंबर की सेल को तो अपनी सेल्स में दिखा दूं। ठीक है। लेकिन उसके किराए को ना दिखाऊं, ये कह के कि मैंने तो किराया दिया ही नहीं, मेरा तो खर्चा हुआ ही नहीं। तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो मैचिंग कंसेप्ट को फेल कर देगा। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि मैंने पैसे दिए या नहीं दिए, लेकिन मैंने उस 2 महीने उस जगह को यूज किया, उससे रेवेन्यू कमाया। और जब मैंने रेवेन्यू कमाया है तो मेरे को खर्चे, अगर मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रही हूँ उस पीरियड का, तो मैं खर्चे भी उस पीरियड के रिकॉर्ड करूंगी। समझ आई ये बात? चाहे मैंने, तभी हम आउटस्टैंडिंग रेंट लिखते हैं कि नहीं लिखते अपने प्रॉफिट एंड लॉस में? अगर नहीं दिया होता तो लिखते हैं ना बच्चे? यस मैम। वो इसीलिए लिखते हैं हम, क्योंकि हमने उस पीरियड के रेवेन्यू जनरेट कर लिया, हमने रेवेन्यू कमा लिया और रेवेन्यू बुक भी कर दिया। तो जितने पीरियड का आप रेवेन्यू बुक कर रहे हो उतने ही पीरियड के खर्चे भी आपको रिकॉर्ड करने हैं, चाहे आपके हुए हैं या नहीं हुए। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट सेवरल, इसीलिए हम एडजस्टमेंट्स करते हैं फाइनल अकाउंट में, जिसमें हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग, इन सब की एडजस्टमेंट करते हैं, और ताकि हमारे ऑपरेटिंग रिजल्ट्स जो हैं वो उसी तरह से आए। नेक्स्ट है हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट। द कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन टॉक्स अबाउट हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब हमें कब अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। आपने अगर +1 +2 में या फाउंडेशन में एक एंट्री सीखी होगी, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, जिसको हम फाइनल अकाउंट बनाते हुए सेल नहीं मानते, वापस अपने स्टॉक में ऐड कर देते हैं। याद है आपको? हम्म। हाँ जी बच्चे। एक कस्टमर आपसे सामान ले गया और ये कह के गया कि मुझे पसंद आएगा तो मैं रखूंगा, नहीं पसंद आएगा तो नहीं रखूंगा। 31 मार्च तक ना तो उसने सामान कंफर्म किया कि मैं रखूंगा या नहीं रखूंगा, और ना ही वापस किया। अब सामान तो उसके पास पड़ा है और आप अपना अकाउंट्स बना रहे हो, तो अब उस सामान को स्टॉक में लोगे या सेल में लोगे? बोलो बच्चे। स्टॉक में। हाँ, उसको स्टॉक में लेंगे, उसको हम सेल में नहीं लेंगे, उसको हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे। इट सेज अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली टू द ट्यून ऑफ विच इट इज सर्टनली रियलाइजेबल। यानी कि जब आपको सर्टनली रियलाइजेबल वर्ड यहाँ पर हाईलाइट कर लो, कि जब आपको पक्का पता चल जाए कि अब तो इसके पैसे आ ही जाएंगे। रियलाइजेशन कंसेप्ट, क्योंकि वो तब आएंगे पैसे जब वो बंदा ओके करेगा कि हाँ मैंने ले लिया सामान, मैं वापस नहीं करूंगा। कल को वो वापस दे जाए, आप उससे पैसे थोड़ी ना मांग सकते, उसने तो लिए ही इसी शर्त पे है कि रिटर्न बेसिस पे। तो सर्टनली रियलाइजेबल कब होता है? जब आप उसको इनवॉइस इशू कर दोगे और वो भी ओके कर देगा कि हाँ मैंने ये सामान ले लिया, चाहे वो पैसे ना दे, बाद में दे देगा, लेकिन हमने लेने तो है ना पैसे, हम लेने लायक तो हो गए हैं ना, हमारे पास प्रूफ तो हो गया है कि हमने लेने हैं। दैट इज सर्टनली रियलाइजेबल। तभी रियलाइजेशन कंसेप्ट बनाया गया है। आपको अपना रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करना है जब आपके पास प्रूफ हो जाए कि हम अब इससे पैसे ले सकते हैं, हम इसके ऊपर केस कर सकते हैं, नहीं देगा पैसे तो। दस मेयर गेटिंग एन ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर वुड नॉट मेक इट। अब मान लो सिर्फ ने आपको आपको कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया 28 मार्च को कि मुझे ना 2 लाख रुपए का सामान चाहिए, और आप तो मजे से अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसको सेल में डाल रहे हो। भाई क्या आपके पास प्रूफ है आप उससे पैसे मांग सकते हो? उसने तो सिर्फ ऑर्डर ही दिया है, सामान थोड़ी ना ले लिया है।
तो आप उससे पैसे नहीं मांग सकते। क्योंकि आप उससे पैसे नहीं मांग सकते, वो रियलाइजेबल नहीं है, तो आप उसको अपनी सेल में नहीं जोड़ोगे। समझ आई आपको ये बात? हम्म। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, The ma'am. reasonable certainty of realizing the money will come only when the goods ordered are actually supplied to the customer and he is billed. Supplied तक भी हम तब तक नहीं मान सकते अगर वो रिटर्न बेसिस पे है। अगर आपने सप्लाई कर दिया और बिल भी कर दिया, तब आप कह सकते हो कि हाँ अब ये रियलाइजेबल है, अब आप उसको अपने रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। This concept ensures that any income which is unearned or unrealized will not be considered as revenue. ये छोटी छोटी बातें बेटा डे टू डे में बहुत काम आती है। हमें ये तो पता चल जाता है कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, लेकिन कब करना है ये चीजें हमें नहीं समझ आती है। Cost concept. The cost concept states that the business assets should be written down in the books on the cost. अब हमें भी पता है कि जब हम बुक्स में अपनी सामान को लिखते हैं तो हम उसकी कॉस्ट पे लिखते हैं, बाद में चाहे उसकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। अभी मैंने आपको बोला 10 कंप्यूटर अगर मैंने 8 लाख के लिए हैं तो मैं 8 लाख के ही लिखूंगी, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि उस 8 लाख में क्या क्या आएगा। मैंने 7 लाख के कंप्यूटर लिए, उसको 10,000 रुपये मेरे को मेरे ऑफिस में लाने में खर्च करने पड़े, और 10,000 मेरे को उसके ऊपर उसको इंस्टॉल करवाने में खर्च करने पड़े। तो इंस्टॉलेशन तक का सारा खर्चा हम उसकी कॉस्टिंग में जोड़ते हैं, जब तक कि वो मेरे यूज में नहीं आता, उस लायक नहीं बन जाता कि मैं उसको यूज कर सकूं। तो एक्विजिशन का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा और इंस्टॉलेशन का खर्चा, वहां तक का खर्चा हम उसकी कॉस्ट में जोड़ते हैं और उसी कॉस्ट को हम अपनी बुक्स में लिखते हैं। द एसेट्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड एट द मार्केट प्राइस। मार्केट में वो चीज, अगर मैं ये बोलूं कि मैं तो जी 30,000 का कंप्यूटर ले आई हूँ, मार्केट में तो 50,000 का है, तो मैं अपनी बुक्स में उसको 50,000 का लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने बार्गेनिंग की है, मेरी मेरी हिम्मत है, मैं 30,000 का ले आई, है तो 50,000 का, मैं बुक्स में 50,000 का लिख दूंगी? नहीं हो सकता, क्योंकि बुक्स में जब एंट्री जाएगी वो जाएगी आपके इनवॉइस के बेस पे। जो आपका डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ, जो आपने उसको पैसे दिए, उसने इनवॉइस दिया आपको, तो वो 30,000 का है, तो आपकी बुक्स में एंट्री भी 30,000 की ही जाएगी, आप 50 की नहीं कर सकते, एमआरपी जितने का मर्जी हो उसके ऊपर। समझ आई आपको ये बात? फॉर एग्जाम्पल, पैकिंग मशीन आपने खरीदी भारत लिमिटेड से 40 लाख की, 30,000 आपने स्पेंड किए ट्रांसपोर्टेशन पे, और फैक्ट्री आने के बाद 20,000 आपने उसको इंस्टॉलेशन पे खर्च किए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका? 40,50,000 का। इसी को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। तो 40,50,000 रुपए की आपकी वो मशीन नजर आएगी बुक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि अब तीनों के इनवॉइस है ना आपके पास। 40 लाख का इनवॉइस भी है आपके पास, 30,000 का इनवॉइस आपको अलग मिलेगा जो ट्रांसपोर्टेशन वाला देगा, 20,000 का इनवॉइस आपको वो देगा जिसने इंस्टॉल किया है। तो इनवॉइस के बेस पे आपकी वो चीज जो है 40,50,000 की बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस में हमारे पास आती हैं सबसे पहले 4 कन्वेंशंस है हमारी। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो ये कहता है कि हम फ्यूचर्स अनसर्टन है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कंजर्वेशन पॉलिसी हमारी ये कहती है कि प्रोवाइड मेक प्रोविजन फॉर ऑल द लॉसेस बट नेवर एंटिसिपेट एनी फ्यूचर गेन। जब तक कोई प्रॉफिट आपको हो नहीं जाता, आप उसको एंटिसिपेट मत करो, अपनी बुक्स में प्रॉफिट बुक मत करो, और लॉस को आप प्रोवाइड कर सकते हो, प्रोविजन कर सकते हो लॉस का, और वो आपको करना भी चाहिए। ये है हमारा कंजर्वेशन का प्रिंसिपल। ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या कहती है? कंसिस्टेंसी ये कहती है कि आपने जो एक बारी प्रैक्टिस शुरू कर ली, आप उसी यूनिफॉर्मिटी लेके आओ, कंसिस्टेंसी लेके आओ, आप उसको बार बार मत चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अपनी एसेट्स को किस तरह से डेप्रिशिएट करना है,
एक बार आपने कहा कि हम इस तरह से करेंगे, तो आप उसी तरह से हर साल बनाते रहो अपने रिकॉर्ड्स। ऐसा नहीं है कि आप कभी कुछ करो कभी कुछ करो। अगर आप बार बार चेंज करोगे तो आपकी एक्यूरेसी पर, आपकी ट्रूथफुलनेस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप मैनिपुलेशन कर रहे हो। तो इसलिए हमें कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए, एक ही तरह से काम करना चाहिए। मेटीरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें ऑल मटेरियल फैक्ट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए, अपनी बुक्स में दिखाना चाहिए। मटेरियल का मतलब क्या है? मटेरियल का मतलब यहाँ आयरन या वो चीज नहीं है। यहाँ मटेरियल का मतलब है वो चीज जो किसी यूजर के डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट डालती है। कि अगर तुम्हें कंपनी के बारे में ये बात पता चल जाए, मान लो कोई भी बात है, अगर वो बात आपको कंपनी के बारे में पता चल जाए, तो शायद आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन चेंज हो जाए। या तो आप नहीं कर रहे थे तो अब कर दो, आपको ये पता लग गया कि कंपनी आने वाले टाइम में 2 नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है, तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर दोगे उसमें। तो वो मटेरियल इंफॉर्मेशन है। या आपको ये पता चल जाए कि कंपनी 2 प्रोजेक्ट बंद करने वाली है, तो आप पैसा लगा रहे थे तो वापस ले लोगे, आप नहीं लगाओगे, क्योंकि आपके डिसीजन में फर्क पड़ गया। तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन हो जाती है। और वो बताना जरूरी होता है हमें अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। फुट नोट पढ़ते हो ना, बैलेंस शीट में फुट नोट होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, वहां पर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। इट शुड बी नोटेड दैट एनी आइटम ऑफ फैक्ट which is considered material by your organization may be treated as unimportant by another organization। वो कहते हैं कोई चीज हमारे लिए मटेरियल हो सकती है एक कंपनी के लिए, और दूसरी कंपनी के लिए वो मटेरियल नहीं हो सकती। तो वो हमें देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है, वो हमें अपने यूजर्स को बतानी है या नहीं बतानी है। ठीक है। फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर ये कहता है, ये भी वही कह रहा है कि ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपके फेवर में है चाहे वो नहीं फेवर में। अब यहाँ पर फुल डिस्क्लोजर और मटेरियल इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? अब मैं ये सोचूं कि मैं 2 नए प्रोजेक्ट खड़े करने वाली हूँ, ये भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, और मेरी कंपनी 2 प्रोजेक्ट बंद करने वाली है, ये भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है। लेकिन नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं वो तो हमारी फेवर में है, और जो नहीं बंद होने वाले हैं वो हमारी फेवर में नहीं है। तो हम जो शुरू करने वाले हैं वो इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं, लेकिन जो बंद करने वाली है वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, वो छुपा रहे हैं। तो वो फुल डिस्क्लोजर नहीं है, वो पार्शियल डिस्क्लोजर है। फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि मटेरियल इंफॉर्मेशन चाहे आपकी फेवर में है चाहे आपके एडवर्स है, आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी ही देनी है। दिस कन्वेंशन रिक्वायर्ड दैट ऑल अकाउंटिंग स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑनेस्टली। आपको बनानी है सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया आपको? अब इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स के 2 पार्ट स्प्लिट किए हमने, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस दैट आर वेरी वाइटल टू अकाउंटिंग प्रोफेशन सिंस दे ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी। और ये हम क्यों यूज करते हैं? यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाने के लिए। सच यूनिफॉर्मिटी मेक इट पॉसिबल टू रिलायबल। और इस यूनिफॉर्मिटी से फायदा क्या होता है कि हमारी जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं वो रिलायबल हो जाते हैं, लोग उस पर विश्वास करेंगे और कंपेयर कर सकते हैं हम अपने रिजल्ट्स को दूसरी कंपनीज के साथ। ठीक है। एंड आल्सो ओवर डिफरेंट पीरियड्स, और अपनी ही रिकॉर्ड्स को, 1 साल के रिकॉर्ड को दूसरे साल से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। thus go a long way to in helping standardize the financial reporting procedures। तो दिस was all about gap। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी हम कल करते हैं नया टॉपिक शुरू, क्योंकि खत्म नहीं होगा 10 मिनट में, 5 मिनट में। तो लेट अस स्टार्ट टुमारो। अब मुझे बताओ आप लोगों के बारे में कुछ, आपको कुछ आप आपको लगता है कि इस तरह से नहीं पढ़ना है या इस तरह से पढ़ना है, या कुछ समझ नहीं आया क्लास में, तो वो बता सकते हो आप मुझे। या कोई अपने बारे में कुछ बताना चाहता है या मेरे बारे में कुछ पूछना चाहता है, तो हम 5 मिनट बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे। हाँ जी। अनुष्का सिंह, क्या कर रहे हैं आप आजकल?
मैम अभी मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है बीकॉम के साथ साथ और दिसंबर में ग्रुप 1 देना है तो उसकी प्रिपरेशन कर। ओके, वेरी गुड। शुभम? शुभम, यस मैम। आप क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो आजकल शुभम? अंकिता? मैम ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਸੀਐਮਏ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। वेरी गुड। अमनदीप Yes, को? ma'am. हाल तक कर रही हैं कॉलेज स्टार्ट होंगे मैम शायद 26 तो बाद। ओके। रविंदर सिंह? मैम एडमिशन ली है जिस आप में से विक्रम मेरे कॉलेज साथ से। फाउंडेशन किसी ने किया आप में से मेरे साथ? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। यस मैम। कैसे मार्क्स आए आपके? मार्क्स कैसे आए पहले मुझे ये बताओ, खासकर मेरे सब्जेक्ट में कितने आए देविंदर सिंह जी? मैम टोटल 206 आए। मैथ्स में कितने आए हैं? स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में कितने आए हैं अंकिता? मैम हाँ बोलो बोलो। मैम मेरा मैथ ਵੀਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 46 ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ओके, देविंदर सिंह आपके? मैम 50। और कौन था? शुभम आप भी थे? यस मैम। आपके कितने आए? 88 मैम। वेरी गुड। अमनदीप कौर? मैम मेरे मैथ में हाईएस्ट आए हैं 56 मैम। कितने आए हैं बेटा? आवाज कम है। 56 मैम। 66। गुड। नहीं 50 शुभम के तो बहुत अच्छे हैं भाई, 88। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर शुभम। शुभम बेटा मुझे ऐसे ही मार्क्स चाहिए अब इसमें, अकाउंटिंग में भी। ठीक है? ठीक है शुभम? ओके मैम। ठीक है और मैम। सबके ऐसे ही चाहिए मुझे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो जैसे जैसे बोलती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इतने अच्छे नंबर लेना। और इधर से मुस्कान, शायद आप भी थे फाउंडेशन में? मुस्कान, शिवम? चलो ठीक है बेटा, आज यहीं पर ही कंक्लूड करते हैं हम। ठीक है, कल मिलते हैं फिर 7:30। ओके बाय। मैम। ओके मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय बेटा, बाय। थैंक यू मैम। इसको मैम अच्छी तरह रीड कर लेना सारा, ठीक है? ओके मैम।